नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो को लाने के पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ और मज़े की बात ये है कि मैंने अ, जो हमारा माइक है उसको ऑन नहीं किया था। मैंने पूरा वीडियो 23 मिनट का बना डाला जो नेग्लिजेंस पे था और भाई बहुत ही दिमाग खराब होके रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। आज ये वीडियो बनाएंगे जो कि हमारा डिफेमेशन का है। तो ये पूरा एक सीरीज है जो चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरा मतलब टॉर्ट का ये स्टार्टिंग से लेके मीनिंग डेफिनेशन से लेके हमने हर एक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करी है और आगे भी ये प्लेलिस्ट अनवरत जारी रहेगा जब तक कि पूरा नहीं हो जाता। तो आज के हम इस वीडियो में डिफेमेशन के बारे में बात करने वाले हैं और डिफेमेशन को हिंदी में कहते हैं मानहानि। मानहानि का मतलब ये हुआ कि देखो, हर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो व्यक्ति के रेपुटेशन को भी माना गया है। यानी कि रेपुटेशन भी एक व्यक्ति का जो सम्मान है वो एक तरह की प्रॉपर्टी है और अगर जो व्यक्ति इसके इस क्रेडिट को हार्म करने की कोशिश करता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने डिफेमेशन या मानहानि का कृत्य किया है। बेसिकली समझ लीजिए, डिफेमेशन इज एन इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। यानी कि किसी ने भाई फजीहत करी है, बेइज्जती करी है और वो भी बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के करा है कि हाँ, बेसिर पैर की बातें करके सामने वाले की बेइज्जती कर दी, जिसकी वजह से उसका क्रेडिट डाउन हो गया सोसाइटी में, वो नजरें छुपा के चल रहा है। तो यहाँ पे डिफेमेशन काउज किया गया है। इस टाइम पे डिफेमेशन का एक धड़ल्ले से एक्सक्लूसिव ज्वलंत उदाहरण माननीय श्री राहुल गांधी जी ने करा है, जिन्होंने एक 2019 में भाषण दिया था। मोदी जी मतलब मोदी लोग के खिलाफ कि नीरव मोदी और ये सारे मोदी चोर लोग गए, तो उनपे उनको 2 साल की सजा हुई और साथ ही साथ में उनका जो एक लोकसभा की सदस्यता थी वो भी रद्द कर दी गई। तो ये काफी हल्ले में है इस टाइम पे टॉपिक। ठीक है, तो डिफेमेशन को समझने के लिए हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं केस से, जो कि डिक्सन वर्सेस हॉर्डन का केस है। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि मैंस रेपुटेशन इज कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर्टी एंड इन सम केसेस मोर इम्पोर्टेंट देन इट। यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि आदमी की जो रेपुटेशन होती है वो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी समझी जाती है और ज्यादातर मामलों में ये प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब डिफेमेशन की अगर बात करें तो डिफेमेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें जो लायबिलिटी अराइज होती है वो क्रिमिनल लायबिलिटी, दूसरी है सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी थोड़ी ज्यादा उसकी गंभीर नेचर की होती है और सिविल लायबिलिटी थोड़ी कम गंभीर होती है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी से डील करता है हमारा सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। और वो लायबिलिटी जो कि सिविल मामलों में आती है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। अब डिफेमेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है लायबल, दूसरा होता है स्लेंडर। लायबल को आप ऐसा समझिए कि लायबल वो काइंड ऑफ डिफेमेशन है जिसमें एक व्यक्ति लिख के, चित्र बना के, प्रिंट करके, पब्लिश करके, वीडियो के थ्रू या ऐसी पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू सामने वाली व्यक्ति की बेइज्जती करता है, उसके क्रेडिट को डाउन करता है, तो ये लायबल माना जाएगा। स्लेंडर वो डिफेमेशन होता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने बोले गए शब्दों के द्वारा या इशारों के द्वारा जब किसी व्यक्ति की बेइज्जती करता है, उसका अपमान करता है, तो ये स्लेंडर में माना जाता है। स्लेंडर को आप याद कर लीजिए स्पोकन से, एस से स्लेंडर, एस से स्पोकन। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लायबल और स्लेंडर में अलग अलग क्या है। तो लायबल वो चीजें होती हैं जो लिखित तौर पे होती है, लिखित प्रिंटेड, चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ये सब होता है। और स्लेंडर में वो चीजें आती हैं जो बोल के करी जाती है। ठीक। अब कॉमन लॉ और भारतीय लॉ में अंतर है। कॉमन लॉ जो है वो लायबल को ही केवल क्राइम मानता है और स्लेंडर को एक सिविल रॉन्ग की तरह डील करता है। जबकि भारतीय कानून में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। भारतीय कानून भाई सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे आप किसी व्यक्ति की बोल के फजीहत करें या लिख के फजीहत करें या वीडियो बना के फजीहत कर दें, पकड़ाए आप तब भी जाएंगे। ठीक है, अब इसके एसेंशियल्स पर आते हैं। एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहला एसेंशियल ये है कि वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। ओके, द फर्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज डिफेमेशन जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। एंड द थर्ड वन इज डिफेमेशन या स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है
कि वर्ड्स मस्ट बी फास्ट एंड डिफेमेटरी, यानी कि जो शब्द बोले गए हैं, जो वाक्य बोला गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, सबसे पहली चीज तो वो झूठ होनी चाहिए, क्योंकि अगर सच हुई तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिफेंडेंट को या जो अपोजिट पार्टी है उनको यहाँ पर डिफेंस मिल जाएगा, और इसीलिए इसको झूठ होना चाहिए और डिफेमेटरी होना चाहिए, एक तरह से अपमानजनक होना चाहिए कि सामने वाले की बेइज्जती करे, उनके क्रेडिट को खराब करे। अब इसमें केस आता है एसएचएम अब्दी वर्सेस प्रफुल्ला के मोहंता का केस। तो इसमें इस केस में क्या हुआ था, इस केस में भी ऐसे ही हुआ था भाई कि इन्होंने बोल के अपने शब्दों के द्वारा बेइज्जती करी थी। हाँ, तो इस केस में यह हुआ था कि कोर्ट ने ये हेड करा था कि अगर पब्लिश्ड मटेरियल ऐसा है जो कि किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को डाउन करता है, ये एक सब्सटेंशियल ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति की नजरों में नहीं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन की नजरों में उसके रेपुटेशन को डाउन करता है, तो ये डिफेमेशन के लिए पर्याप्त है। अब इसमें एक शब्द आता है इन्यूडो। इन्यूडो का मतलब होता है वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति क्या होता है कि इस एक तरह से सार्काज्म होता है, जैसे घरों में होता है ना, पापा लोग मारते हैं कि अरे भाई साहब तो नवाब हैं, तो हम नवाब होते नहीं हैं, लेकिन पापा ऐसे तंज मारते हैं कि भाई बेइज्जती सी फील होती है। हालांकि अगर उनके लिटरल शब्दों को देखा जाए तो भाई सब अपने बच्चे को राजा ही बोलेंगे, लेकिन पापा के बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि भाई वो हमारी फजीहत कर रहे होते हैं तो वो एक तरह की वक्रोक्ति या इन्यूंडो कही जाती है। ओके, तो इन्यूंडो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। सेकेंड थिंग इज मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, यानी कि ये जो डिफेंडेंट किया गया है, मतलब वो जो डिफेमेशन किया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो बेइज्जती करी गई है, वो प्लेंटिफ के लिए होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी एक काल्पनिक व्यक्ति के लिए की गई है और प्लेंटिफ पहुंच गया कि अरे भैया हमारी बेइज्जती करी गई है। तो इसमें केस भी है, इस केस को हम कहते हैं हर्टन वर्सेस हर्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स का केस। तो इस केस में क्या हुआ था, न्यूज़पेपर ने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक आर्टेमस जोन्स नाम के काल्पनिक किरदार की पूरी कहानी दिखाई थी कि बड़ा छलिया किस्म का है, चरित्रहीन व्यक्ति है, समाज में ऐसे ऐसे गंद मचा के रखा हुआ है। पता चला कि भाई जिस काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे इन्होंने पूरी कहानी पूरा किस्सा लिखा हुआ था वो सही निकल आया और उसने आके केस ठोक दिया इनके ऊपर, न्यूज़पेपर वाले ठेल दिए गए, वो लायबल हेल्ड किए गए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि डिफेंड जो डिफेमेशन है, अगर वो एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए किया गया है तो वहां पर लायबिलिटी अराइज नहीं होती। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर बोलता है, क्या बोलेगा कि सारे पुलिस वाले चोर हैं, तो यहाँ पर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल आके, सिंगल जो पुलिस वाला है वो आकर केस नहीं ठोक सकता कि हाँ इन्होंने पुलिस वालों को ऐसा ऐसा बोला है। नहीं, क्योंकि क्लास ऑफ पर्सन को बोला गया है तो क्लास ऑफ पर्सन बाई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। लेकिन अगर यहीं पे किसी सिंगल इंडिविजुअल को बोला जाए कि इन पुलिस वालों में से फला पुलिस वाला चोर है, तो ये डिफेमेशन काउंट कर देगा। और अगर डिफेमेशन ऑफ डिसीज्ड हुआ है तो हालांकि आईपीसी में डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को भी मतलब रेपुटेशन को भी प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये डिफेमेशन का लायबिलिटी अराइज नहीं करता। थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी पब्लिश्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति मन ही मन में आपको गालियां दे रहा है तो क्या फायदा भाई, लोग गालियां तो भगवान को भी देते हैं, बुरा भला तो भगवान को भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी बोल रहे हैं, फलाने गांधी जी को भी बोल रहे हैं, तो मन में देने से कोई डिफेमेशन एराइज नहीं होता। ये तब तक डिफेमेशन नहीं होगा जब तक कि एक थर्ड पर्सन को नोन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति ए ने बी को एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, चिट्ठी में उसने बुरी भली जो खरी खोटी सुनाई, एकदम झौवा भर भर के, ट्रक भर भर के गालियां पेल दी। बी ने उसको पढ़ा, बी आग बबूला हो गया कि अरे मतलब हमको गाली वाली दे रखा है ऐसा वैसा, तो ये डिफेमेशन नहीं हुआ। तब तक डिफेमेशन नहीं हुआ जब तक कि सी इस लेटर को पढ़ नहीं लेता, लेकिन सी इस लेटर को भी एक लॉफुल मैनर में पढ़ना चाहिए, यानी कि उसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बी से छुप छुपा कर अनलॉफुल तरीके से अगर थर्ड पर्सन पढ़ता है तो ये डिफेमेशन काउंट नहीं करेगा। ये इसका मतलब है मस्ट बी पब्लिश्ड का। अब इसमें डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है, डिफेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफेंसेस में सबसे पहला डिफेंस है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चोर कहा है और दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया डिफेमेशन का, तो अगर पहले व्यक्ति ने उसको चोर साबित कर दिया तो वो जस्टिफाई कर लेगा अपनी चीज को, इसलिए वो बच जाएगा। सेकेंड थिंग इज इट
शुड बी अ फेयर कमेंट। फेयर कमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, व्यक्ति को पार्शियल नहीं होना चाहिए, वो अलग रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए अगर कोई कमेंट कर रहा है जो कि फेयर है, जो कि सही है। और फेयर होने के लिए चीजों को क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ कमेंट। सबसे पहली चीज ये कमेंट होना चाहिए या ओपिनियन होना चाहिए, कोई एजर्शन नहीं होना चाहिए, कोई एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ आप जज करके आदमी को उसको बोल रहे हैं, नहीं, ये कमेंट होना चाहिए। कमेंट कैसे भी हो सकता है, हल्का फुल्का वाला। फेयर होने के लिए ऑनेस्ट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि आप ऑनेस्ट लेवल पे बात कर रहे हो, आपकी यहाँ पे पर्सनली जाति दुश्मनी जो है वो आड़े नहीं आनी चाहिए, और रिलेवेंट होना चाहिए। और थर्ड थिंग इज ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, कि अगर पर्सनल इंटरेस्ट में है तो डिफेमेशन ही नहीं होएगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, तो ये फेयर कमेंट माना जाएगा और आप बच जाएंगे। थर्ड डिफेंस इज प्रिविलेज। प्रिविलेज में आपको पता होगा दो काइंड ऑफ प्रिविलेज दिया गया, पहला एब्सोल्यूट है, दूसरा है क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट प्रिविलेज वो प्रिविलेजेस होते हैं जिनमें भाई बस अंधाधुंध छूट मिली होती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं जो कि 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये दिए गए हैं पार्लियामेंट मेंबर को, ये दिए गए हैं लेजिस्लेचर वाले मेंबर्स को, जो स्टेट लेजिस्लेचर उनके मेंबर्स को दिए गए हैं। तो इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होता, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी देखो, अभी खोल कर देख लो संसद टीवी वगैरह, कितना हो हल्ला करते हैं भाई। ये गए गुजरे लोग हैं यार, मतलब छोटे बच्चों से भी ज्यादा हल्ला करते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनसे भी ज्यादा, प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ने देते, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जाती है। तो ये सब इसी प्रिविलेज की वजह से, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की वजह से कर पाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको कुछ भी बोलने की आजादी है, और उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा वगैरह नहीं चलता, सिविल सूट वगैरह फाइल नहीं होता। क्वालिफाइड वो प्रिविलेज होते हैं जो कि विदाउट मैराइट्स होने चाहिए, और ओकेशन फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि बिना किसी द्वेषपूर्ण आशय के होने चाहिए, और एक वहां पर मौका होना चाहिए बोलने के लिए। ऐसे नहीं कि बिना मौके के आप कुछ भी बोल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, वो दुकानदार है, और बी उनका सर्वेंट है, तो ये जनरल स्टोर खोल के रखे हैं, इनके पास एक जनरल स्टोर है, और इनके पास एक्स आता है सौदा खरीदने, सामान खरीदने। एक्स काफी, ये है ना कि उधारी वगैरह है इसका, पर इसने दिया नहीं है, तो ए ने बी से कहा कि ऐसा है, एक्स है बेईमान आदमी, तो बिना मुझसे पूछे उसको कोई भी सामान मत देना। तो यहाँ पर ये क्वालिफाइड प्रिविलेज में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ओकेशन है और ये विदाउट मैराइज बोल रहा है, इसलिए वो बच जाएगा। तो बहुत दिन बाद इतना छोटा वीडियो बना रहे हैं, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर पसंद आ रहा है तो साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।